हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 276। इश्की अपना सर नीचे करके ये सोच ही रही थी कि अयांश को सच बताया जाए या नहीं कि तभी उसे अयांश की आवाज़ आई, क्या तुम इसे टालने का कोई तरीका सोच रही हो? उसे पहले ही पता था कि वह क्या करने वाली है। इश्की ने अपना सिर उठाया और बोली, नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इश्की ने थोड़ा बहुत बताने के बारे में सोचा, मैं किसी मिस की जांच कर रही हूँ। मैंने एक सुराग पाया और कल मैं वहां तक पहुंच गई। अयांश के दिमाग को देखते हुए उसके लिए कुछ भी पता करना संभव था। वह उसे आधा सच बात कर ही अपना रास्ता साफ कर सकती थी। तुम किस मिस की बात कर रही हो? अयांश ने सोचा, फिर कुछ सोचकर अचानक उसने पूछा, क्या वह मिस जैस्मिन है? उसने इश्की की ओर देखा और सच्चाई का आधा हिस्सा उजागर कर दिया जिसका उसने अनुमान लगाया था। इश्की ने घूरकर अयांश को देखा, तुमने इसे कैसे पता लगा लिया? ये बहुत आसान है, जब तुमने उस आदमी की तलाश के लिए किसी को मल्होत्रा परिवार के प्रोग्राम में भेजा तो साफ था कि वहां पर एक ही ऐसी मिस हो सकती है जिसके बारे में तुम पता लगाना चाहती हो, अयांश ने समझाया। मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि वह सचमुच जैस्मिन होगी। अब उसे अयांश को पूरी बात बतानी होगी। अब जबकि तुमने अनुमान लगा ही लिया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं जिस व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ वह जैस्मिन है। हाल ही में उसने किसी को मेरे पीछे लगाया था, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, इश्की ने अयांश के सामने खुलासा किया। क्या तुम्हारे ऊपर फिर से हमला हुआ था? हाँ। रुको, ये कब हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? अयांश ने सवाल किया और इश्की को ध्यान से देखा। ये कुछ दिन पहले हुआ था। मैं ठीक हूँ, इश्की ने तुरंत समझाया। तभी अयांश को थोड़ी राहत की सांस आई। तो जिस व्यक्ति ने तुम पर हमला किया था वह जैस्मिन का आदमी था, है ना? हाँ, ये पहली बार नहीं है जब उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, इस वजह से मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। इश्की की आंखें तीखी हो गई। अयांश ने स्नेह से इश्की को देखा, यह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें बस अपने चीफ प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें उससे बदला लेने की कोशिश करने में अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, अयांश ने इश्की को शांत करते हुए कहा। आखिरकार वह पहले से ही आगे बढ़ रहा था। सही समय आने पर वह इश्की की ओर से जैस्मिन से निपट लेगा और साथ ही उसका साथ देने वाले लोगों को भी अयांश का छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुझे डर है कि इस मामले में हम सहमत नहीं हो सकते। मुझे जैस्मिन को अपने हाथों से खत्म करना है, इश्की ने कहा। हालांकि वह जैस्मिन को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? यह आसान है, उसे पकड़ने के बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो, अयांश ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। फिर ठीक है। इश्की जानती थी कि अयांश को मनाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। तभी इश्की ने पूछा, दादाजी को छुट्टी मिलने के बाद क्या हम सीधे सिंघानिया हाउस जा रहे हैं? हाँ। तब क्या मुझे सिंघानिया हाउस जाना चाहिए ताकि मैं वहाँ की व्यवस्था देख सकूं? इश्की ने पूछा। मैंने सभी जरूरी इंतजाम पहले ही कर दिए हैं, तुम्हें बस मेरे पीछे आना है और कल दादाजी को अस्पताल से वापस लाना है। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, अयांश ने जवाब दिया। ठीक है, मैं छुट्टी के बाद घर लौटने पर दादाजी के स्वागत के लिए अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, अयांश ने इश्की को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वह दोनों घर की ओर चल पड़े। अगले दिन इश्की एक बड़े गुलदस्ते के साथ अयांश के सामने खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि अयांश का हाथ खाली है तो उसने दुकानदार से एक और गुलदस्ता लाने को कहा। हम में से हर एक के लिए एक, इस तरह से यह ज्यादा अच्छा लगेगा, इश्की ने उसकी बाहों में फूलों के गुलदस्ते को देते हुए संतुष्टि से कहा। ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, इश्की ने फूलों पकड़े और कार की तरफ मुड़ गई। अस्पताल के गलियारे में अयांश और इश्की अपने खरीदे हुए 2 गुलदस्ते लिए हुए मिस्टर सिंघानिया के वार्ड की ओर चल पड़े। उन्होंने गेट खोला और देखा कि डॉक्टर और नर्स उन्हें कुछ एक्सरसाइज करा रहे थे। मिस्टर सिंघानिया का चेहरा पहले से काफी अच्छा दिख रहा था। जब उनकी नज़र अंदर आ रहे 2 लोगों के हाथों में बड़े गुलदस्ते पर पड़ी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए हैं न? हम आपको जल्दी घर ले जाना चाहते थे, इश्की ने कहा। मिस्टर सिंघानिया, डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, माधव ने अंदर आते हुए बताया। ठीक है, जाओ और हमारी कार स्टॉप करो, अयांश ने माधव की ओर सर घुमाया और उसे ऑर्डर दिया। ठीक। अयांश दादाजी के बेड के पास खड़ा हो गया और बोला, दादाजी आपके डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चलिए हम घर चलते हैं। ठीक है, मिस्टर सिंघानिया ने सर हिलाया, जिसके बाद नर्स और डॉक्टर की मदद से वह धीरे धीरे बेड से उठे।
इश्की और अयांश भी दादाजी को वार्ड के बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि अभी तक उनके लिए व्हीलचेयर नहीं आई थी और दादाजी ने व्हीलचेयर लेने से मना कर दिया था। मैं बहुत टाइम से लेटा हूँ, आखिरकार मुझे चलने का मौका मिल गया है, इसलिए मुझे यहाँ से अकेले चलना चाहिए। माधव उनके पीछे फूलों के 2 गुलदस्ता पकड़े आ रहा था, जबकि इश्की और अयांश मिस्टर सिंघानिया को सहारा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को सावधानी से कार में बिठाया और उनकी कार सिंघानिया हाउस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मिस्टर सिंघानिया खिड़की से बाहर शहर की सड़कों को देखते रहे और उस नज़ारे को निहारते रहे जो उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था। जल्द ही उनकी आंखों के सामने एक जानी पहचानी हवेली दिखाई दी। बटलर और नौकर पहले से ही मिस्टर सिंघानिया के स्वागत के लिए खड़े थे। अयांश धीरे धीरे कार से बाहर निकाला, उसके पीछे दादाजी भी धीरे से बाहर आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वापस आकर और जाने पहचाने चेहरे को देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। घर में आपका स्वागत है सर, सभी नौकरों ने एक साथ जोर से कहा। इस तरह से सबको खुश देखकर दादाजी को भी काफी अच्छा लगा और वह लिविंग रूम में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अयांश और इश्की की ओर मुड़कर कहा, अगर आप लोग ज्यादा व्यस्त नहीं हैं तो लंच के लिए रुक सकते हैं। दादाजी पहले से ही विनम्र थे, इसलिए इश्की और अयांश ने सहमति में बस सिर हिला पाए। ये देखकर दादाजी बटलर की ओर मुड़े और बटलर को तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वह खुशी खुशी लंच की व्यवस्था करने चला गया। अयांश, मैंने सुना है कि तुमने अभिमान को पकड़ लिया है, दादाजी ने अपनी सीट पर और अच्छे से बैठते हुए कहा। ये सुनकर अयांश ने उनकी तरफ देखा और सोचा, मैंने दादाजी को इस बारे में बताने से पहले ही उससे पूछताछ करने का सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, ये काफी मुश्किल था, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें ढूंढ लिया, अयांश ने जवाब दिया। वह कहाँ है? मिस्टर सिंघानिया ने अयांश की ओर देखते हुए पूछा। वह वापस आ रहे हैं, अगले कुछ दिनों में वह यहाँ आ जाएंगे, अयांश ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि दादाजी को स्थिति पर घटित हुई बात की सारी जानकारी थी। इस बीच इश्की ने अयांश की तरफ देखा और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभिमान को इतनी जल्दी पकड़ लिया होगा। वह सचमुच काफी कमाल का है। ठीक है, जब वह आए तो मुझे रिपोर्ट करना, मुझे उससे पूछताछ करनी है। अभिमान का जिक्र आते ही दादाजी ने नाराज होकर कहा। दादाजी, आपने अभी अभी घर पर कदम रखा है, अगर आप ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते तो आप पूछताछ मुझ पर छोड़ सकते हैं। अयांश ने दादाजी को देखा और उन्हें शांत कराया। मिस्टर सिंघानिया विरोध करने ही वाले थे कि इश्की ने अचानक उन्हें टोक दिया। दादाजी, अयांश, उसने मुझे बताया है कि आपकी हालत स्वास्थ्य रही है, इसलिए आपको इस स्थिति में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वरना अगर आपको फिर से बीमारी हो गई तो दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आप वहां दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, है ना? इश्की जानती थी कि अयांश खुद अभिमान से पूछताछ करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी मदद करने के लिए आवाज उठाई। दादाजी ने इश्की की ओर देखा और काफी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने अयांश की ओर देखकर गुस्से से कहा, तो फिर मैंने पूछताछ का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम उससे उसकी हरकतों और उनके पीछे के मकसद के बारे में साफ साफ बता देना, फिर उसे जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे भेज देना, अयांश के दादाजी ने गुस्से में कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा निकलेगा। ठीक है, मैं आपका काम पूरा करूंगा, आपको बस अपने सेहत पर ध्यान देना है। मैं बाद में पूछताछ के बाद आपको रिपोर्ट करने के लिए किसी को भेजूंगा, अयांश ने गंभीर भाव के साथ कहा। ठीक है, दादाजी बोले। दादाजी ने तुरंत इश्की की तरफ मुड़कर पूछा, इश्की, तुम आजकल क्या कर रही हो? इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाल ही में एक चिप पर काम कर रही हूँ। चिप? तुम्हें किस तरह की चिप चाहिए? तुम तो उसे खरीद भी सकती हो, है ना? तुम्हें चिप के बारे में खुद रिसर्च करने की क्या जरूरत है? दादाजी ने अपने माथे पर शकिल लाते हुए इश्की की तरफ देखा। दादाजी, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि हमें जिस चिप की जरूरत है वह अभी बाजार में आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद एक चिप बनाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा काम सफल रहा तो मैं इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, इश्की ने मजाक में कहा। जबकि दादाजी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें अंदाजा लग गया था कि यह एक्सपेरिमेंट आसान नहीं है। वह मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी दृष्टि इतनी कमाल की है, उन्होंने इश्की की तारीफ की। जवाब में इश्की ने दादाजी की तरफ देखते हुए एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। इश्की से मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अयांश, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और मेरी प्यारी पोती को खोने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दादाजी ने अयांश को सख्ती से छुरा।
बूढ़े आदमी द्वारा उसे अपनी पोती पुकारे जाने पर इश्की का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अयांश की ओर देखा। चिंता मत करिए दादाजी, मैं आपकी पोती को हरगिज नहीं खाऊंगा, अयांश ने कहा और इश्की की ओर देखा। इसके बाद दादाजी ने कंपनी के बारे में पूछा जबकि इश्की फूलों के 2 बड़े गुलदस्ते को सजाने लगी। थोड़ी देर बाद बटलर आया। मिस्टर सिंघानिया, आपका लंच तैयार है। अयांश, इश्की चलो चले, दादाजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। इश्की तुरंत दादाजी को सहारा देने के लिए उनके पास आए और उन्हें डाइनिंग रूम में ले गई। तीनों ने मिलकर डिनर किया और उसके बाद अपने विला की ओर निकल पड़े। कार में अयांश ने इश्की की ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि वह तुम्हें इतना पसंद करने लगे हैं? मैंने पहली बार उन्हें दूसरों की इतनी तारीफ करते सुना है। इश्की ने अयांश को घूर कर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस बात से नाखुश हो कि वह मुझे इतना पसंद करते हैं, या तुम्हें लगता है कि मैं पसंद के लायक नहीं हूँ? इन सवालों की बौछार से अयांश अचानक चुप हो गया। तुम अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अयांश ने इश्की को घूरते हुए कहा। जाहिर है मैं खुश हूँ, लड़कियों के मामले में मैं हमेशा बेहतरीन रहा हूँ। उसका मुंह सिकुड़ गया। मैं तुम्हें शेखी बघारने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो तुम्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, इश्की ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा क्योंकि अयांश ये कहने में बहुत शर्मिंदा लग रहा था। ठीक है, मैंने तुम्हें स्पष्टीकरण दे दिया है और तुम्हें बस इतना ही जवाब मिलेगा, अयांश ने घमंड से कहा। ये देखकर कि अयांश अभी भी इसे सीधा जवाब नहीं दे रहा है, उसने आगे बात नहीं की। इसके बजाय उसने म्यूजिक चालू किया और आवाज़ तेज हो गई। मैं कंपनी वापस जा रही हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो, इश्की ने अयांश के बोलने का इंतजार किए बिना ही ऑर्डर दिया। अयांश ने उसे एक नज़र देखा और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। ठीक है, इश्की बाद उसने एक्सीलेटर दबाया और कार ऑफिस की ओर चल पड़ी। हम पहुंच गए। ये सुनते ही इश्की मुड़ी और कार से उतरते ही वाली थी कि अयांश ने पूछा, क्या मैं बाद में आकर तुम्हें ले जाऊं? जरूर, इश्की ने से जवाब दिया और गेट बंद करके अंदर चली गई। रास्ते में अयांश का फोन बज उठा। मिस्टर सिंघानिया, मैं थोड़ी देर में प्रोजेक्ट का लेकर आपके ऑफिस आना चाहती हूँ। क्या आप अपने ऑफिस में हैं? स्पीकर से फलक की आवाज़ बजी। हाँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगी, फलक मुस्कुराए और उसने फ़ोन रख दिया। अयांश के ऑफिस पहुंचने के कुछ ही देर बाद माधव उसके पास आया और बोला, मिस्टर सिंघानिया, अभिमान को ले जाने वाले व्यक्ति पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया था। मैं अभी उससे संपर्क नहीं कर सकता। अयांश वहीं रुक गया और माधव की ओर भौहें सिकुड़ते हुए देखने लगा। किसी को कहकर तुरंत उसे बुलाओ। हमें अभिमान को हर हाल में वापस लाना होगा, हम उसे फिर से भागने नहीं दे सकते। जी सर, माधव मुड़ा और मामले को निपटाने के लिए चला गया। अयांश अपने प्राइवेट लिफ्ट से जाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज़ गूंज उठी। अयांश ने मुड़कर देखा तो वहां फलक खड़ी थी। अब अयांश के पास रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फलक धीरे से अयांश के पास आए और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लॉबी में आपसे टकरा जाऊंगी, क्या इत्तेफाक। सचमुच। फलक अयांश को देखकर बहुत खुश हुई। वह काफ़ी देर से अयांश का इंतजार कर रही थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अचानक अयांश ने फलक से पूछा। चैप्टर 277। अयांश का सवाल सुनकर फलक पहले तो घबरा गई, फिर उसने हकलाते हुए कहा, जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो मैं पास के ही कैफ़े में थी, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ गई। ओह, तो ऐसी बात है, अयांश ने कहा और उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है आप अभी अभी आए हैं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन क्या आपने यह नहीं बताया कि जब हम फ़ोन पर बात कर रहे थे तब आप ऑफिस में थे? फलक ने अयांश को ध्यान से देखा। मैं ऑफिस में था, लेकिन मुझे कुछ काम निपटाना के लिए बाहर जाना पड़ा, अयांश ने सहजता से कहा। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और दोनों ऑफिस की ओर चल पड़े। वैसे पिछली बार मैंने आपसे रेड वाइन मांगी थी, क्या वह आ गई है? हाँ, अयांश ने शांति से कहा, मैं किसी को आपके लिए लाने के लिए कहता हूँ। थैंक यू, लेकिन कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, जब मैं जाऊंगी तो किसी को उससे ले जाने के लिए कहूंगी, फलक ने कहा, यह इशारा करते हुए कि वह अभी वहां से जाने वाली नहीं थी। ठीक है, मैं आपके लिए कॉफ़ी मांगता हूँ। अयांश ने अपनी नज़रें टेबल की तरफ घुमाई और अपना फ़ोन उठाकर असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी पसंद को याद रखते हैं, फलक ने तारीफ भरी आवाज़ में कहा। मिस फलक, आप यहाँ कई बार आ चुकी है, इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे याद है कि आप कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकती। अयांश जानबूझकर इस तरह से बोलना चाहता था ताकि फलक को ये गलतफहमी न हो कि अयांश ने जानबूझकर यह सब याद रखा है, लेकिन इसके बावजूद फलक को कोई परेशानी नहीं हुई। जब अयांश सामने की चेयर पर बैठा और पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट उठाने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ सोचकर कहा, वैसे मिस फलक, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है?
जवाब में फलक ने अयांश की ओर देखा और बोली, मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त रही हूँ और इतने लंबे समय से मुझे आराम नहीं मिला है। मिस्टर सिंघानिया, आप मेरी मदद करने कब आएंगे? फलक ने अयांश की ओर देखा। वह किसी तरह उस जवाब का इंतजार कर रही थी जो वह सुनना चाहती थी। क्या मैंने आपकी सहायता के लिए अच्छे लोगों को नहीं भेजा था? क्या बात है, क्या वह व्यक्ति इस काम के लिए ठीक नहीं है? क्या आपको किसी और की जरूरत है? अयांश ने उसे एक नज़र देखा और अपना काम जारी रखा। क्या आप किसी और को भेजना चाहते हैं? रहने दीजिए, मैं बस आपके आने और मदद करने का इंतजार कर रही हूँ, फलक ने फिर अपनी इच्छा जाहिर की। अयांश ने अपना जवाब रोक लिया और उसका चेहरा शांति से कागजों में डूबा रहा। फलक ने अयांश के टेबल पर थपथपाया, आप हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, क्या आप थके नहीं हैं मिस्टर सिंघानिया? मैं पहले से ही इसका आदी हूँ और पिछली बार भी मैंने आपको यही बताया था, अयांश ने कहा और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वह पहले से ही उसके पास आ चुकी थी। क्या आपको कॉफ़ी चाहिए? अयांश ने फिर से कॉल करना चाहा तभी फलक बोली, नहीं, मैं बस यहाँ बैठने आई थी। फलक ने अयांशा के पेन पर नज़र डाली और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने ये पेन कहाँ से खरीद? ये बहुत अच्छा है। इसे मेरे सेक्रेटरी ने तैयार किया है, अगर आप चाहेगी तो आपके लिए भी आ जाएगा। अयांश ने फलक की ओर देखा और अपना काम करना जारी रखा, लेकिन फलक जानबूझकर उससे बातें करती रही। कुछ सोचकर आखिरकार उसने अयांश से कहा, मैंने कल एक पार्टी रखी है मिस्टर सिंघानिया, मुझे उम्मीद है कि आप वहां आएंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। यह इनविटेशन कार्ड है। फलक ने धीरे से इनविटेशन कार्ड अयांश के टेबल पर रखा। अयांश ने काम करना बंद कर दिया और अपने सामने रखे इनविटेशन कार्ड पर नज़र डाली और मना करने ही वाला था कि फलक ने उसे रोक दिया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे पहले से ही पता है कि कल रात आप फ्री है, इसलिए इसे मना करने की जरूरत नहीं है। अयांश अब फंस गया था। ठीक है, मैं वहां आऊंगा, अयांश ने शांति से कहा। क्या आप मिस कपूर को भी आप साथ ला रहे हैं? फलक ने अयांश की आंखों में देखते हुए पूछा। ये तो उससे बात करके पता चलेगा। अगर वह व्यस्त है तो वह नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि मिस्टर सिंघानिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लगता है उनकी तबीयत ठीक है, अचानक फलक ने याद करते हुए कहा। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस फलक, ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरे दादाजी के बारे में इतनी खबर है। अयांश ने अनजाने में उस पर एक नज़र डाली। लगता है उसने बहुत सारा ध्यान मेरे परिवार पर लगाया है। तभी अयांश का सेक्रेटरी अंदर आया और उसने कॉफ़ी का कप रख दिया। कॉफ़ी पीने के बाद फलक वहां से चली गई। अयांश ने फाइलों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सभी हो गए हैं, तुम इन्हें ले जा सकते हो। और क्या कल मेरी कोई मीटिंग नहीं है? अयांश ने फलक की बातों को याद करते हुए पूछा। हाँ, कल रात के लिए आपने कोई भी प्लानिंग नहीं की है? क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ व्यवस्था करूं? इसकी जरूरत नहीं है, अयांश ने कहा। अयांश ने अपने सेक्रेटरी को फाइलों को ले जाने का इशारा किया, फिर उसने अपना फ़ोन निकालकर इश्की को फ़ोन किया। क्या तुम काम से छुट्टी लेकर जाने वाली हो? अभी नहीं, क्या हुआ? इश्की ने पूछा। मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं तुम्हें अभी लेने आऊं या बाद में? इश्की ने अपने सामने रखे कागज़ों पर एक नज़र डाली और बोली, मुझे 1 घंटा और लगेगा। ठीक है, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। अयांश ने अपनी बात खत्म की और फ़ोन रख दिया। फिर वह अपने चेयर से उठा क्योंकि अब उसका काम करने का मन नहीं था। इश्की ने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उड़ने वाली कारों पर शोध करने लगी। नतीजे से पता चला कि कई शोध के प्रयास असफल रहे, इसलिए उसने ध्यान से उनके विवरणों का अध्ययन किया। दूसरी तरफ अयांश ने जब अपनी नज़रें स्क्रीन पर घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया है। ये देखकर उसने तुरंत कंप्यूटर बंद किया और बाहर चला गया। जब उसने बिल्डिंग के सामने कार खड़ी की तो इश्की को वहां न देखकर वह सीधे ऊपर गया। उसे लगा कि इश्की उसका इंतजार कर रही होगी या हो सकता है कि वह उसे देखकर गुस्सा होगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इश्की के केबिन के अलावा बाकी जगह की लाइट काफ़ी कम थी। क्या वह अभी भी काम कर रही है? अयांश ने सोचा। इश्की ने अयांश की अचानक आवाज़ सुनते ही सिर उठाया। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी थोड़ा काम बाकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उसने अयांश को बैठने का इशारा किया क्योंकि वह घर जाने से पहले अपना काम पूरा करना चाहती थी। अयांश धीरे धीरे अंदर आया और इश्की को गौर से देखा। क्या उसे यह एहसास नहीं हुआ कि 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है? इश्की, क्या तुम्हारा काम इतना ज़रूरी है? अचानक अयांश ने इश्की को घूरते हुए पूछा। नहीं, यह इतना ज़रूरी नहीं है। मेरा मतलब अभी थोड़ा काम बाकी है और मैं आज ही इसे पूरा करना चाहती हूँ, इश्की ने अयांश की ओर देखते हुए जवाब दिया। अयांश इश्की के पास आया और उसने इश्की को गोद में उठाया और ऑफिस से बाहर लेकर जाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, इश्की इसका विरोध करने लगी।
अब जबकि काम इतना जरूरी नहीं है तो तुम्हें यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अयांश ने कसकर इश्की को पकड़ा और ऑफिस से बाहर ले गया। क्या तुम मुझे गेट बंद करने दोगे? कोमल अभी भी यही है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयांश ने इश्की को तब तक पकड़े रखा जब तक वह कार तक नहीं पहुंच गई। उसने इश्की को कार में बिठाया और सीट बेल्ट बांध दिया। क्या हम विला जा रहे हैं? इश्की ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हम कहाँ जा रहे हैं? इश्की ने अयांश से अधीरता से पूछा। उसे कोई जवाब दिए बिना अयांश चुप रहा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? इश्की ने सोचा। अयांश, आज मैं काम से बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे अब रेस्ट करना है। अगर और कुछ करने को नहीं है तो प्लीज मुझे वापस भेज दो ताकि मैं थोड़ी नींद ले सकूं। इश्की ने थकी हुई आंखों से अयांश को देखा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? ये काफी मजेदार बात है। अयांश ने मन ही मन सोचा। चिंता मत करो, इससे तुम्हें और अधिक आराम मिलेगा। अयांश ने इश्की को शांत कराया। ठीक है, पहुंचते ही मुझे जगा देना, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। इश्की ने आंखें बंद कर ली और उसे नींद आ गई। मुस्कुराते हुए अयांश ने इश्की की ओर देखा और सोचा, वह अपने काम में सचमुच कड़ी मेहनत करती है। कुछ देर बाद वह एक क्लब के बाहर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी रुकी अयांश ने इश्की की ओर देखा और उसे हल्के से थपथपाया। हम आ गए हैं। इश्की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो कार से बाहर निकलो, तब बताता हूँ। कार से बाहर निकालने के बाद इश्की ने अयांश की ओर देखा और पूछा, तुम मुझे इस तरह की जगह पर क्यों लाए हो? मैं पहले से ही बहुत थकी हूँ और तुम मुझे पार्टी में लेकर आ गए। इश्की मुड़ी और कार में वापस जाने ही वाली थी कि अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अंदर, बाद में तुम मुझे थैंक यू कहोगी। इश्की तो उसके इरादे बिल्कुल समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि वो क्या करने वाला है, लेकिन तब भी उसने अयांश की बात मार ली। जैसे ही अयांश क्लब के अंदर आया, मैनेजर दौड़ते हुए उसके पास आया। मिस्टर सिंघानिया, आपका कमरा तैयार है। मैनेजर आधे घंटे से अयांश के आने का इंतजार कर रहा था। रास्ता दिखाओ, अयांश ने ऑर्डर दिया। इस तरफ चलिए। मैनेजर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक शांत कमरे में गए। मालिश करने वाला व्यक्ति जल्दी ही अंदर आ जाएगा, मैनेजर ने अचानक अयांश से कहा। इश्की ने चारों ओर देखा और तब उसे समझ में आया कि अयांश उसे यहाँ मालिश के लिए लाया है। तुम तो बस यही चाहते थे कि मैं शांत हो जाऊं, तो फिर तुमने यह बात क्यों छुपाई? इश्की ने अयांश को घूरते पूछा। मैं तुम्हें हैरान करना चाहता था। अयांश ने प्यार से इश्की की ओर देखा। ये सचमुच हैरान करने वाला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक क्लब में इस तरह की सुविधा होगी। कुछ पल बाद एक लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। लड़की अंदर आई। मैं एक मालिश करने वाली चिकित्सा हूँ, मुझे आशा है कि आपको मेरी सेवा पसंद आएगी। इतना कहकर उसने मालिश की तैयारी शुरू कर दी। इश्की ने भी सिर हिलाया और अयांश वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो उसने इश्की से पूछा, कैसा रहा? क्या इससे तुम्हारी थकान दूर हुई? अयांश ने सर हिला दिया। हाँ, ये बुरी जगह नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय से मालिश नहीं करवाई। इश्की ने संतुष्टि से कहा। ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो अब घर चले। तुम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करो, मैं 20 मिनट बाद आऊँगा, तब हम खाने के लिए बाहर चले गए। ये सुनकर इश्की ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गई। क्या मैं सो गई थी? अयांश ने सिर हिलाया। हाँ। जब इश्की ने टाइम देखा था उसे पता चला कि वह सचमुच 1 घंटे तक यही सोई थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने देखा कि तुम बहुत शांति से सो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जागना नहीं चाहता था। इश्की, क्या इस जीप पर तुम्हारे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं? तुम हमेशा इतनी व्यस्त क्यों रहती हो? अचानक अयांश ने पूछा। इश्की ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इसलिए व्यस्त हूँ क्योंकि कई लोग अलग अलग चीजें सुलझा रहे हैं। क्या मैं कुछ और लोगों को तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊं ताकि तुम्हें काम कम करना पड़े? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे कुछ और लोगों को भर्ती करना चाहिए। वह सहमत हो गई क्योंकि इन दिनों वह सचमुच काफी थक चुकी थी। इश्की उठी और अयांश की तरफ देखकर बोली, अब जबकि हमने थोड़ा आराम कर लिया है तो चलो कुछ खाने चलते हैं। इश्की और अयांश वहां से बाहर निकले और रेस्टोरेंट गए जहां उन्होंने अपने लिए खाने का ऑर्डर किया। इश्की, कल एक पार्टी है, क्या तुम वहां जाना चाहोगी? अयांश ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। कल रात? अयांश ने कुछ सोचा। लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मेरे एक दोस्त का इनविटेशन आया है। तुम्हें एक डांस पार्टनर की जरूरत है। अचानक अयांश ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम इसे भूल जाओ।
अयांश ने कहा। वह ये नहीं चाहता था कि फिर से दोनों आमने सामने आए। इसे ट्राई करो, ये काफी टेस्टी है। अचानक अयांश ने बात बदलने की कोशिश की। इश्की ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके दिए हुए डिश को खाने लगी। अगले दिन इश्की हमेशा की तरह अपने काम पर गई, जबकि अयांश उसे छोड़ने के बाद ऑफिस चला गया। अभिमान को वापस पकड़ने के ऑपरेशन को लेकर वह काफी परेशान था। उसने माधव को फोन किया, सब कुछ कैसा चल रहा है? माधव ने भारी मन से बताया, हमारे लोगों ने अभिमान को ढूंढ लिया है, लेकिन जो लोग उसे पहले यहाँ लेकर आए थे उनमें से केवल एक ही बचा है। परिवार को हम मुआवजा देंगे और तुम्हें जल्द से जल्द अभिमान को वापस लाना होगा। जी बॉस। अयांश के फोन रखते ही केल्विन अंदर आया। मिस्टर सिंघानिया, फैक्ट्री का काम पटरी पर आ गया है, अभी तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। तुम ठीक समय पर वापस आए हो, अयांश ने कहा। मुझे तुमसे कुछ जांच करवानी है। जी सर। केल्विन ने अयांश के दिए हुए कागजों को पकड़ लिया। दूसरी ओर जैस्मिन रेस्टोरेंट के मालिक के साथ जिम में बात कर रही थी। क्या तुमने यहाँ किसी को अपना पीछा करते हुए देखा है? जैस्मिन ने शक भरे स्वर से पूछा। नहीं। इसके बाद जैस्मिन उसे आगे की पूछताछ के लिए प्राइवेट रूम में ले गई। चैप्टर 278। जब जैस्मिन और रेस्टोरेंट का मालिक प्राइवेट रूम आए तब रेस्टोरेंट का मालिक तुरंत बोला, हमने पहले जिस व्यक्ति को रखा था वह काम करने में असफल रहा। ये सुनकर जैस्मिन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें कोई और मिला? उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे एक मिल गया है, वह बहुत कमाल का है, मुझे लगता है वह ये काम कर सकता है। रेस्टोरेंट के मालिक ने जैस्मिन की ओर देखते हुए एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या तुमने ये तय कर लिया है कि तुम कब काम करने वाले हो? जैस्मिन ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, मैं बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, रेस्टोरेंट के मालिक ने विनम्रता से जवाब दिया। इस बार हमें वही तरीका नहीं अपना चाहिए, हमें अपना तरीका बदलना होगा। मैं इश्की की जिंदगी को नर्क बनाना चाहती हूँ, जैस्मिन ने क्रूरता से कहा। ठीक है, मैं समझ गया, रेस्टोरेंट का मालिक बोला। याद रखना, तुम्हें हर हाल में कामयाब होना है, वरना तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जैस्मिन ने अपनी गहरी आंखों से उसे घूरा। उसकी निगाहें इतनी पैनी थी मानो वह उसमें छेद करना चाहती हो। जी मिस, मालिक ने कहा। ठीक है, अब जाओ। उसके इतना कहते ही रेस्टोरेंट का मालिक डर के मारे वहां से चला गया। जैस्मिन रूम में वापस आकर एक्सरसाइज करने लगी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, फलक के पार्टी वेन्यू पर भीड़ बढ़ती गई। वहां पे बहुत सी ऐसी लड़कियां मौजूद थी जो मन ही मन अयांश को पसंद करती थी। अब जबकि फलक ने कहा था कि अयांश वहां आने वाला है, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उससे मिलने के लिए शानदार ढंग से तैयार होकर आई थी। हालांकि फलक की शानदार ड्रेस ने सबका ध्यान खींचा। एक लड़की मुस्कुराते हुए फलक के पास आई और बोली, आज रात तो तुम कमाल की लग रही हो। फलक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे अयांश नजर नहीं आया। फलक से बहुत से लोग बातें करने आए, लेकिन उसका ध्यान किसी पर नहीं था। इसी समय अचानक हाल में लड़कियों की आवाज तेज हो गई। फलक ने भी उसे तरफ ध्यान दिया, तब उसे पता चला कि अयांश पार्टी में आ चुका है। फलक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह उस तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र अयांश को घेरे लड़कियों की तरफ गई। जब उन लड़कियों ने फलक को खुद की तरफ आते देखा तो वह तुरंत इधर उधर चली गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां रुके, क्योंकि फलक उन्हें पैनी नजरों से घूर रही थी। मिस्टर सिंघानिया, मुझे चिंता हो रही थी कि आप यहाँ आएंगे या नहीं, लगता है आपको अभी मेरी परवाह है, फलक ने आत्मविश्वास से अयांश की आंखों में देखते हुए कहा। मिस फलक, आप जरूर मजाक कर रही है। मिस फलक, मैं आपकी पार्टी में आपके कहने पर ही शामिल हुआ हूँ, अयांश ने साफ शब्दों में कहा। फलक ने अयांश के पीछे देखा और उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इश्की वहां नहीं थी। मुझे पता था कि वह नहीं आएगी। फलक उसके पास गई और पूरी भीड़ की निगाहों के सामने उसने अयांश का हाथ थाम लिया। वह संतुष्टि से लोगों के जलन का आनंद ले रही थी। अयांश ने उसके हाथ को छुड़ाया और वाइन का ग्लास उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस फलक, यहाँ की वाइन काफी अच्छी है। वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि दूसरों के लिए वह एक रेखा खींच सके, ताकि फलक के साथ उसके रिश्ते को लोग गलत न समझे। हालांकि उसे क्या पता था कि उसकी और फलन की तस्वीरें पहले ही इंटरनेट पर पोस्ट कर दी गई थी, जिससे कुछ ही मिनट में तस्वीरें वायरल हो गई। अयांश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह फलक से बात करने में व्यस्त था। फलक को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और एक बार फिर वह अयांश के पास गई, लेकिन इस बार उसने अयांश का हाथ नहीं पकड़ा और भीड़ की तरफ मुड़कर बोली, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
आज मैंने आप सबको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए यहाँ बुलाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिस्टर सिंघानिया के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और उनके सपोर्ट से प्रोजेक्ट लगातार अपनी स्पीड पकड़ रहा है और मैं मिस्टर सिंघानिया की सहायता के लिए उनकी बहुत आभारी हूँ। इतना कहने के बाद उसने अयांश की ओर देखा और आगे बोली, मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ ताकि कंपनियों को सहायता प्रदान की जा सके। इसमें मिस्टर सिंघानिया भी साथ देंगे और इसे सफल बनाने के लिए मुझे सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। इतना कहकर फलक ने सबको धन्यवाद कहा। अयांश उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसे अचानक फंड इकट्ठा करने का ख्याल क्यों आया? और वह तो चाहती थी कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं। उसने मुझे इस बारे में पहले से बात भी नहीं की। आखिर हो क्या रहा है? रुको फलक, मैंने इससे पहले फाउंडेशन बनाने के बारे में तुमसे कुछ क्यों नहीं सुना? अयांश ने फलक से धीमी आवाज में पूछा। यह मेरा एक अच्छा विचार है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, बहुत से लोग देख रहे हैं और मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप अभी मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकते हैं ना? अगर आप फ्यूचर में इसमें भाग नहीं लेना चाहते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। फलक ने अपनी बात खत्म की और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इस बीच दूर बैठे जो लोग उनकी बातें सुन रहे थे उनमें से एक आदमी बोला, कुछ पल पहले मिस फलक ने कुछ जरूरी बात बताने के लिए कहा था। पता चला कि वह मिस्टर सिंघानिया के साथ मिलकर एक फाउंडेशन बनाना चाहती है। दूसरा आदमी बोला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मिस फलक और मिस्टर सिंघानिया एक साथ काम कर रहे हैं, आखिर वह चाहते क्या है? पहला आदमी, वह क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मिस्टर सिंघानिया इसमें हिस्सा लेंगे और आप और मैं भी साथ रहेंगे तब तक ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरे व्यक्ति ने अयांश और फलक को देखते हुए एक गहरी मुस्कान दी। आपने जो कहा वह सच है। फलक ने अपनी बात खत्म करने के बाद अयांश को एक तरफ खींचा। उसने मन ही मन ये बात याद कर ली थी कि अयांश को शोर वाली जगह पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे एक अलग कमरे की तरफ ले जाने लगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अयांश ने फलक का हाथ हटाते हुए पूछा। मुझे पता है कि आपको भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है मिस्टर सिंघानिया, इसलिए मैंने हमारे लिए ऊपर एक शांत कमरा बात करने के लिए चुना है। मैं यहाँ बस पार्टी देखने आया था और अगर कुछ नहीं है तो मैं अब वापस जाना चाहता हूँ, अयांश ने फलक की ओर देखते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर सिंघानिया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस करें। आपको ऊपर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। फलक ने उसे जाने से रोक दिया और उसे अपने साथ ऊपर ले गई। कमरे में फलक ने अयांश के सामने रेड वाइन की बोतल रखी और बोली, हम अभी भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। उसने अयांश की तरफ गिलास बढ़ाया। अयांश ने सोचा कि उसे सुनना चाहिए कि फलक क्या कह रही है, इसलिए उसने वाइन का एक घूंट लिया। उसे उसका स्वाद कुछ खास अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने वाइन की गिलास खत्म कर दिया। अयांश के चेहरे पर कोई भाव न देखकर फलक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसा था? ये काफ़ी बेहतर है। मैं आमतौर पर रेड वाइन नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने ये खास आपके लिए मंगाई है। मुझे अच्छा लगा कि यह आपको पसंद आया। क्या अब मुझे तुम बता सकती हो कि फ़न का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? अयांश ने आखिरकार फलक से पूछा। अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए किसी अच्छे प्रोजेक्ट से पहले पैसे इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनमें बहुत से ऐसे भी थे जो बर्बाद हो गए, इसलिए मैंने पहले से ही चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचा था। फलक के चेहरे पर गंभीरता थी। अयांश से फलक की योजना को अस्वीकार करने की अपनी इच्छा पर डाउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि वह पूरी तरह से दृढ़ थी। ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इसमें हो, बस इस पर अपना नाम रखो, अयांश ने सख्ती से कहा। बिल्कुल नहीं, आपके नाम के बिना फंड उतना सफल नहीं होगा। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपका नाम इसमें जरूर डालूंगी, फलक ने अयांश से अनुरोध किया। अगर तुम इस पर जोर देती रहोगी तो मैं इसे मना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, अयांश ने विरोध किया। उसे फाउंडेशन के लिए अपना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह खुद को फलक का पार्टनर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि फंड का स्वरूप पहले जैसे नहीं रहेगा। इसके अलावा चारों तरफ हंगामा भी मच सकता है। चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते। इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। आज रात आपके यहाँ होने से मेरा दिन काफ़ी अच्छा रहा, फलन ने अपने वाइन के गिलास को उठाते हुए कहा और फिर से वाइन पीने लगी। अयांश ने भी अपना ग्लास उठाया और फलन की ओर देखकर बोला, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? अगर लंबे समय तक इंतजार करना है तो मुझे वापस जाना होगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे यकीन है कि कोई हमें जल्दी ही इसकी सूचना दे देगा। फलक ने अयांश का ग्लास भरा और फिर से वाइन पीने लगी। तभी अचानक फलक बोली, चलिए तब तक हम डांस करते हैं।
अयांश उसे रोकना ही वाला था, तब तक फलक कमरे में म्यूजिक ऑन कर चुकी थी। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? अभी थोड़ा टाइम बाकी है, फलक ने एक मुस्कान के साथ कहा और उसने आगे बढ़कर अयांश की टाइप पकड़ ली। अयांश सहज ही पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। अयांश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह उठकर कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे चक्कर आने लगा और वह थोड़ा घबरा गया। वह अब बेड पर खुद को सहारा देने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसके सामने फलक का चेहरा दिखाई दिया। क्या आप थक गए हैं मिस्टर सिंघानिया? आपको यही आराम करना चाहिए, फलक ने सुझाव दिया और धीरे धीरे वह उसके करीब आने लगी। उस समय वह काफी खुश लग रही थी। अयांश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेलना चाहा, हालांकि उसने जैसे ही ऐसा किया फलक का हाथ अचानक उसके सीने पर आ गया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गर्म होंगे। उसने अपना हाथ अयांश के सीने पर फिराया। अयांश ने बड़ी मुश्किल से उसे धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक फलक तुरंत उसके पीछे आए और उसने अयांश के कपड़ों को पकड़ लिया। अयांश का हाथ गेट पर टकराया, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया। हालांकि बाहर खड़े माधव ने अचानक आवाज सुनी और अंदर जाना चाहा, लेकिन फलक के गार्ड ने उसे रोक लिया। मिस फलक की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। माधव ने दोनों गार्ड को सिर से पर तक देखा और बोला, मैं मिस्टर सिंघानिया का सेक्रेटरी हूँ। हमें इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी हम आपको मिस फलक की अनुमति के बिना अंदर नहीं जाने दे सकते। कमरे के अंदर फिर से आवाज सुनाई दी। तभी माधव ने गार्ड्स की बातों को अनसुना किया और कमरे में घुस गया। उसने अंदर देखा तो अयांश बेड पर लेटा हुआ हाफ रहता, जबकि फलक उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी यहाँ से चले जाओ। कमरे में माधव को देखकर फलक भड़क उठी। माधव ने उसकी बातों को अनसुना किया और सीधे अयांश की ओर चला गया। फलक ने अपने गार्ड पर एक नज़र डाली और वह माधव की ओर दौड़ पड़े। माधव ने तेजी से चकमा दिया और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मिस फलक, प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, माधव ने फलक की ओर देखते हुए कहा। फलक ने अपने गार्ड को देखा और फिर माधव को देखा जो अयांश को ले जाने वाला था। उसे समझ में आ गया कि वह उसे रोक नहीं सकते, इसलिए उसने माधव की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं मिस्टर सिंघानिया को सालों से जानती हूँ। मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उन्हें आराम करने में मदद कर रही थी। और आप अंदर घुस आए। मैं भी थोड़ी ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि कोई घुसपैठियों है। मुझे माफ़ करना। माधव समझ गया कि फलक क्या कहना चाह रही थी। उसने उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर वह अयांश को कमरे से बाहर ले जाने लगा। फलक गुस्से से भर गई। उसने अपने गार्ड को डांटा। आखिरकार उसे अयांश के साथ एक कमरे में रहने का मौका बहुत मुश्किल से मिला था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर गार्ड ज़्यादा काबिल होते तो अयांश को कभी नहीं ले जाया जाता। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, फलक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। डर के मारे गार्ड तुरंत वहां से भाग गए। नीचे सभी लोग पार्टी में व्यस्त रहे, किसी को कुछ भी गलत होने का आभास नहीं हुआ। दूसरी तरफ इश्की को घर लौटने के बाद अयांश का ख्याल आया। उसे वहां न देखकर वह उसे फ़ोन करने ही वाली थी, क्योंकि उसे लगा कि वह ओवरटाइम कर रहा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने उसे पार्टी में जाने के बारे में बताया था, इसलिए उसने अपना फ़ोन रख दिया। जब वह टीवी देख रही थी तभी गेट की घंटी बजी। इश्की को लगा कि अयांश है, इसलिए उसे थोड़ी हैरानी हुई ना। उसने गेट खोला तो उसने देखा माधव ने अयांश को पकड़ रखा है। उसे क्या हुआ? इश्की ने उलझन में माधव की ओर देखा। मिस्टर सिंघानिया ने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। किसी की भी गलतफहमी से बचने के लिए माधव ने उसे फलक के बारे में न बताने का फैसला किया। उसे अंदर ले आओ। इश्की ने गेट खोला, फिर माधव ने अयांश को सोफे पर लिटा दिया। मिस कपूर, अब मैं चलता हूँ। माधव ने मुड़कर इश्की की ओर देखा। जरूर, थैंक यू। चैप्टर 279। माधव के जाने के बाद इश्की अयांश के पास आई। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम ड्रिंक ज़्यादा सहन कर सकते हो, लेकिन तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कैसे पी ली कि तुम बेहोश हो गए? इश्की ने अयांश के शर्ट के बटन खोलते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे अयांश के गाल पर एक लाल निशान दिखा। इश्की ने उसे गौर से देखा तो उसे पता चला कि वह एक लड़की के होठों के निशान थे। क्या वह किसी डिनर में नहीं गया था? उसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान क्यों हैं? इश्की के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसने गहराई से अयांश की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। लगता है अयांश सिंघानिया पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो फिर वह यहाँ आने की इतनी जहमत क्यों उठा रहे थे? इश्की ने सवाल किया, लेकिन अयांश गहरी नींद में जा चुका था। इश्की गुस्से से वहां से चली गई। वह बेड पर लेटी हुई सोच रही थी कि क्या हुआ होगा।
जितनी देर वह लेटी रही उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसे लगा जैसे अयांश अब उसके साथ दिखावा कर रहा था। अगली सुबह गले में हुई जलन की वजह से अयांश की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन फलक कहीं नजर नहीं आई तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसने पास रखे जग से गिलास में पानी डाला और पानी पीने के बाद ही उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसका घर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने रूम में कैसे सो रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि वह वहां कैसे आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी उसे कल की आखिरी बात जो याद आई वह फलन का उसके शर्ट का बटन खोलना था। मैं घर कैसे पहुंचा? अकेले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधव मेरे साथ था। मुझे यकीन है कि माधव ने ही मुझे यहाँ छोड़ होगा। उसने तुरंत बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और नीचे आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। तभी उसे अचानक सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपना सर घुमाया और यह सोचकर कि वह फलक होगी उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी इश्की उसकी आंखों के सामने आई तो अयांश को थोड़ी राहत महसूस हुई। फलक ने जो उसके साथ किया था वह उसकी अनुमान से भी कई ज्यादा बुरा था। तुम जाग रहे हो? इश्की ने बिना किसी चिंता के अयांश की ओर देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, अयांश ने सर हिलाते हुए कहा। इश्की ने उसे घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, कल रात तुम्हें नींद कैसे आई? कल रात ठीक थी। उसे वैसे भी याद नहीं था कि क्या हुआ था, क्योंकि वह पूरी रात सोया था। अगर उसे इतनी प्यास न लगी होती तो वह अभी भी सो रहा होता। तुम्हारा क्या ख्याल है? अयांश ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। इश्की ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेड बहुत बड़ा और मुलायम था। तब अयांश को एहसास हुआ कि शायद इश्की उससे गुस्सा है, लेकिन अभी उसे बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, क्या मेरे लिए नाश्ता है? उसने ऊपर जाते हुए पूछा। लेकिन इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया। अयांश जल्दी में था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वॉशरूम में घुस गया। अंदर आते ही मिरर में खुद को देखकर वह चौंक गया। मैं ऐसा कैसे दिख रहा हूँ? उसने ध्यान से खुद को देखा था। उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे और बाल बिखरे थे। जब वह अपना चेहरा धोने ही वाला था तभी अचानक उसकी नज़र अपने गाल पर लगे लिपस्टिक के दाग पर पड़ी और वह दंग रह गया। ये कहाँ से आया? अचानक एक नजरा उसके दिमाग में घूम, क्या ये हो सकता है? अरे नहीं, इश्की ने शायद ये देख लिया होगा, वरना वह मुझे इस समय अकेला नहीं छोड़ती। इससे ये भी पता चला कि उसने अभी तक इतना अजीब व्यवहार क्यों किया। वह जल्दी से फ्रेश हुआ और नीचे आया। इश्की डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह धीरे से वहां बैठ गया, लेकिन उसने पाया कि उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं था। उसने इश्की की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखे बिना खा रही थी। अयांश थोड़ा हिचकिचाया, फिर भी उसने पूछने का फैसला किया, इश्की मैं कल रात कैसे वापस आया? इश्की ने अयांश के सवाल को सुनकर सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। फिर उसने बेरुखी से उससे ही सवाल पूछा, क्या तुम कल रात की सारी बातें भूल गए? मुझे बहुत सी बातें याद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वापस कैसे आया, अयांश ने अपराधों से जवाब दिया। माधव तुम्हें घर लेकर आया था, इश्की ने शांति से कहा। अयांश ने फिर से इश्की की तरफ देखा तो इश्की उसे नजरअंदाज कर रही थी। अब अयांश को समझ में आ गया था कि शायद इश्की लिपस्टिक की दाग की वजह से उससे नाराज है। कल रात जो कुछ हुआ मैं उसे समझा सकता हूँ, अयांश ने गंभीर चेहरे के साथ इश्की की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे अब काम पर जाना है, तुम्हें ब्रेकफास्ट में कुछ बना लेना चाहिए। इश्की उठी और वहां से चली गई। इश्की, अयांश ने उसका नाम पुकारा, लेकिन इश्की ने गेट खोला और बाहर चली गई। इश्की की कार को दूर जाते देखकर अयांश के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। मैं नशे में कैसे हो सकता हूँ और मेरे चेहरे पर लिपस्टिक के दाग कैसे आए? अयांश ने अपना जैकेट पहना और कार में बैठकर ऑफिस चला गया। वहां माधव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। कल रात क्या हुआ था? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, अयांश ने पूछा। माधव नहीं चाहता था कि अयांश को पिछली रात की घटना की वजह से चिंता हो, इसलिए उसने उससे यह बात छुपाने की कोशिश की। मिस्टर सिंघानिया, कुछ नहीं हुआ, आप पहले उन कागजों पर साइन कर दीजिए। मुझे सच बताओ, अयांश ने बिना किसी भाव के कहा। माधव को पता चल गया कि अयांश काफी गुस्से में है, इसलिए उसने कल रात की सारी बातें अयांश को बता दी। अयांश जितना ज्यादा सुनता रहा उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फलक उसे इस तरह फंसाएगी। शुक्र है कि माधव इतना समझदार था कि वह उसे वहां से निकाल ले आया, वरना फलक उसका फायदा उठा लेती। क्या जब तुम मुझे विला छोड़ने गए थे तो इश्की वहां थी? जी हाँ सर, मिस कपूर विला में ही थी और उन्होंने ही गेट खोला था।
समझ गया, अब काम पर वापस जाओ। अयांश ने फलक को एक दोस्त की तरह माना था और उसने उसे तोहफे में वाइन भी दी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस तरह से ड्रग्स दे सकती थी। उसे साफ साफ याद था कि उसने जो वाइन पी थी उसे पीने के बाद वह बेहोश होने लगा। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि वाइन में कुछ गड़बड़ था या फलक ने गिलास में कुछ मिलाया था। अयांश ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। ये लड़की, अब मैं किसी भी हालत में उसके साथ काम नहीं कर सकता। इसके लिए वह अब मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। इस बीच जेम्स ने ऑफिस में पहुंचते ही इश्की को एक मैसेज भेजा, क्या तुम ऑनलाइन हो? क्या बात है, तुम मुझे इस समय क्यों मैसेज कर रहे हो? इश्की को यह अजीब लगा कि जेम्स ने उसे मैसेज भेजने के लिए एन्क्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल किया। मिशन रद्द हो गया, मेरी पोल खुल गई है और मैं अभी किसी सुरक्षित जगह पर भाग गया हूँ। क्या तुम इसे संभाल सकती हो और मेरे लिए ये काम पूरा कर सकती हो? कुछ दिन पहले तो सब ठीक ठाक था, अब अचानक जेम्स का पीछा क्यों किया जा रहा है? अच्छी तरह छुप जाओ और नीचे रहो। क्या तुम कुछ देर बाद मिशन जारी नहीं रख सकते? मेरे पास अभी इतना जोखिम भरा मिशन करने की ताकत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी मौत के बारे में पता चले तो तुम इस मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर पाओगी। इश्की को जेम्स की बात पसंद नहीं आई। क्या तुम इतने निराश हो चुके हो? तुम ठीक हो जाओगे, बस इसे तुम्हें खुद करने की हिम्मत करनी होगी। थैंक यू, जेम्स ने कहा और ऑफलाइन हो गया। जेम्स की हालत देखकर इश्की ने आह भरी। अगर इसे इतनी खतरनाक नौकरी न मिली होती तो वह अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा होता। अगर उसे सिर्फ ये कुछ अलग करना था तो उसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था। मिस कपूर, इंजीनियर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ऑफिस में आते ही कोमल ने कहा। जरूर, मैं अभी आती हूँ। इश्की ने अपना कंप्यूटर बंद किया और ऑफिस से बाहर चली गई। दोपहर में हेमंत इश्की को लेने आया। क्या इश्की यहाँ है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। मिस कपूर अंदर है। ठीक है। वह इश्की के ऑफिस में गया लेकिन वह उसे कहीं नहीं देखी। वह यहाँ नहीं है। हेमंत उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में गया। उसने जब गेट खोला तो देखा इश्की इंजीनियरों के साथ चीफ के बारे में बात कर रही थी। मिस्टर सक्सेना, कोमल ने जैसे ही उसे अंदर आते देखा खुश होकर बोली। इश्की ने मुड़कर हेमंत को देखा और बोली, आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, हेमंत ने एक मुस्कान से साथ कहा। इश्की ने उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। पिछले कुछ दिनों से वह नज़र नहीं आ रहा था और इसलिए शायद वह और भी ज़्यादा अजीब हो गया था। क्या तुम व्यस्त हो? उसने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। इश्की ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल, तो फिर मेरे ऑफिस में इंतजार करो, मैं एक पल बाद तुम्हारे पास आती हूँ। इश्की ने इंजीनियर से बात करना जारी रखा। कुछ देर बाद इश्की अपने ऑफिस में आई। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हारे पास कॉफ़ी है? हेमंत ने साफ शब्दों में पूछा। इश्की ने फ़ोन उठाया और उसके लिए काफ़ी मंगाई। तो ऐसी क्या ज़रूरी बात है कि तुम मुझे बताने के लिए इतनी दूर आ गए? इश्की ने कुर्सी पर शांति से बैठते हुए पूछा। जैस्मिन मुझे वह काम जल्दी जल्दी निपटने के लिए कह रही है। अब तुम क्या करने वाली हो? हेमंत ने सवालिया नज़र से इश्की की ओर देखा। इश्की अपनी कुर्सी के पीछे झुक गई और सोचने लगी। लगता है जैस्मिन मेरे पीछे आने के लिए बेताब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहती हो? अभी उसे रोकने की कोशिश करो, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम दो, इश्की ने जवाब दिया। फिर मैं शायद बस एक और दिन ऐसा कर सकता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं टालमटोल करता हूँ तो वह मुझ पर शक करने लगेंगे, हेमंत ने इश्की की तरफ सावधानी से देखते हुए कहा। समझ गई, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या करना है, इश्की ने हेमंत की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें मेहर के बारे में कुछ पता चला है? हेमंत को जलन हुई। उसके साथ तो कुछ खास हो नहीं रहा, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? इश्की तुरंत बोली। मुझे लगने लगा है कि जैस्मिन केवल मेरे पीछे नहीं बल्कि मेहर के पीछे भी पड़ी है। मेहर? क्या वे साथ में काम नहीं करते थे? हालांकि उसने मल्होत्रा परिवार को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था, फिर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। खैर, मुझे लगता है कि अब भी उन पर विचार किया जा सकता है। हेमंत ने इश्की की ओर देखा और उसके दिमाग में बहुत ही बातें चल रही थी। हेमंत ने जो कहा वह बस एक बात थी और शायद उसे उनके बीच की जलन के बारे में भी पता नहीं था। इश्की ने सोचा कि उसे अंधेरे में रखना ही बेहतर होगा ताकि कोई गलती हो। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मुझे कहीं जाना है। इश्की बाहर की तरफ देखा और फिर उठकर केबिन से बाहर चली गई। तभी रिसेप्शनिस्ट कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। मिस्टर सिंघानिया, लीजिए आपके लिए कॉफ़ी। सब ठीक है?
फिर वह इश्की के पीछे ऑफिस से बाहर चला गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, हेमंत ने कहा। हेमंत सक्सेना, क्या आप मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे भाई से प्रोजेक्ट का पूरा काम करवाना चाहते हैं? इश्की ने पूछा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपना सारा काम पहले ही पूरा कर चुका हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अपने भाई से बात कर सकती हो। लिफ्ट में घुसने से पहले इश्की ने उसे घूर कर देखा। हेमंत भी लिफ्ट में चढ़ गया। क्या तुम्हारे पास कोई उस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मेरे लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। मैं उन्हें इतना पैसा क्यों देता हूँ? अगर मुझे भी यह सब करना पड़े तो उनकी कंपनी में होने का क्या फ़ायदा? मैं तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया जैसा नहीं हूँ। हालांकि तुम दोनों बहुत मेहनती हो और तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है, फिर भी तुम दोनों खुद को थका रहे हो। मुझे नहीं लगता कि काम के लिए अपनी सेहत पर ध्यान न देना अच्छी बात है। मैं अब काफ़ी आराम से जी रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वर्तमान में जीना है, नहीं तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हेमंत ऐसे बोल रहा था मानो उसने जिंदगी का मतलब समझ लिया हो। अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। इश्की ने अपनी कार में जाने से पहले बस इतना ही कहा। हेमंत उसके पीछे पीछे गया। इश्की कार के अंदर बैठी और उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? फिर उसने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। हेमंत वहीं खड़ा कार को दूर जाता देखता रहा। इश्की ने कार चलते समय मेहर का नंबर डायल किया। मेहर, क्या तुम फैक्ट्री में हो? हाँ मैं हूँ, तुम्हारे पास मुझे फ़ोन करने का टाइम कैसे मिल गया? मेहर ने अपने हाथों में रखे कागज़ों को नीचे रखते हुए कहा। मैं अभी फैक्ट्री आ रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। इश्की ने फ़ोन रख दिया। ये जानते हुए कि इश्की जल्दी वहाँ पहुँचने वाली है, मेहर उठा और बाहर चला गया। वह उसका स्वागत करना चाहता था क्योंकि उन्हें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ी देर बाद इश्की ने अपनी कार फैक्ट्री के बाहर पार्क की तो उसने देखा मेहर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चैप्टर 280। इश्की कार से बाहर निकली और मेहर के सामने खड़े होते हुए बोली, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया है, मेहर ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। बात तो सही है, चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। मेहर इश्की को साथ लेकर अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑफिस में इश्की चेयर पर बैठी और मेहर ने उसे कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी पीते हुए इश्की बोली, क्या ये वही कॉफ़ी है जो मैंने तुम्हें दी थी? तुम्हारे पास अभी भी ये बची हुई है? उसे कॉफ़ी दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और कॉफ़ी को बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए इश्की को यह अजीब लगा कि उसके पास अभी भी कॉफ़ी बचा हुआ था। मेहर ने इश्की की तरफ देखते हुए एक मुस्कान दी। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी कॉफ़ी कहाँ से खरीदती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी दी हुई कॉफ़ी नहीं पी। मैंने सारी कॉफ़ी रख ली ताकि जब तुम आओ तो मैं तुम्हारे लिए बना सकूं। इश्की उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। सच में? तुमने कॉफ़ी टेस्ट भी नहीं की सिर्फ इसलिए ताकि मैं जब भी आऊँ इसे पी सकूं? मेहर ने बस सिर हिला दिया। इश्की ने आह भरी लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें ये कॉफ़ी कहाँ से मिली? हालांकि इन्हें ढूंढो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास बहुत तरीके हैं। तुम मजाक कर रहे हो? इश्की अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हें सचमुच लगता है कि यह तुम्हें आसानी से मिल सकता है? अचानक मेहर को कुछ समझ में आया और उसने मासूमियत से कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मुश्किल होगा। उसे नहीं पता था कि इश्की उन्हें इतनी आसानी से कैसे पा सकती है। इश्की ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा और बोली, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? काफ़ी बेहतर, अब ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मेहर को काम करना बहुत पसंद था, इससे उसे संतुष्टि मिलती थी। इश्की ने मेहर की ओर देखा तो उसे लगा कि जैसे वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया हो। जिंदगी की मुश्किलों का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, या शायद वह बस एक सख्त इंसान था। छोटी सी बात के बाद उसने गंभीरता के साथ पूछा, क्या जैस्मिन ने इन दिनों तुम्हें परेशान किया है? जैस्मिन का नाम सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, तुमने अचानक उसके बारे में क्यों पूछा? वह उलझन में इश्की की तरफ देखने लगा। नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। इश्की ने जैस्मिन द्वारा उस पर हमले की बात को न बताने का फैसला किया क्योंकि इससे वह परेशान हो सकता था। आखिरकार जैस्मिन फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ करना चाहती तो वह ऐसा कर सकती थी और मेहर किसी भी हाल में इन सब से बचाना चाहता था। वैसे मल्होत्रा परिवार ने जो कार्यक्रम किया था उसे टीवी पर दिखाया गया, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? मेहर ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मुझे पता चला। न केवल वह जानती थी बल्कि वह वहाँ गई भी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तुम्हें क्या लगता है मल्होत्रा परिवार ने ऐसा क्यों किया होगा? मेहर समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इश्की से पूछा। वह शायद बस अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं। आखिरकार वो उस समय देश छोड़कर भाग गए थे।
हमें पता था कि तुमने मल्होत्रा परिवार को सिर्फ इसलिए मौका दिया था क्योंकि तुम और जैस्मिन बरसों साथ थे। इश्की को सभी बातें याद थी। इज्जत। मिहिर हंस पड़ा। मल्होत्रा परिवार आज जहाँ है वहाँ सिर्फ इसलिए पहुँच पाया है क्योंकि वह किसी और के इशारे पर चल रहा है। मिहिर ने व्यंग्यात्मक लहजे में मल्होत्रा परिवार का मजाक उड़ाया। मल्होत्रा परिवार उसके लिए कचरे के अलावा कुछ नहीं थे और किसी भी कचरे को सजाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें इस बारे में कितना पता है? इश्की समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था। उसे लगा कि मिहिर को जरूर मल्होत्रा परिवार के साथ विदेश में काम कर रहे व्यक्ति के बारे में पता होगा। ज्यादा नहीं, हालांकि मैंने सुना है कि मल्होत्रा परिवार ने शादी के जरिए किसी बड़े परिवार से रिश्ता बनाया है और वह परिवार बहुत अमीर है, लेकिन उनके पास अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई वारिस नहीं है। इसके अलावा परिवार के बुजुर्गों को चिंता है कि उनका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वह अपने बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत सी लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। क्या ये सचमुच इस तरह का हो सकता है? हालांकि इश्की ने बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने यह बात सुनी थी। ये सही है, दूसरे बड़े परिवारों की महिलाएं उस परिवार के साथ रहने की जहमत नहीं उठाएंगे। इसके अलावा उस जगह ज्यादा लड़कियां नहीं रहती, इसलिए उन लोगों के लिए एक अच्छा उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मल्होत्रा परिवार वहां इसलिए गए क्योंकि इसके बारे में उन्होंने सुना होगा। मिहिर ने इश्की को बताया। अब उसे आखिरकार घटना के बारीकियों को जोड़ने का मौका मिल गया। इश्की की आंखें चमक उठी। ऐसे में तो उन्हें मल्होत्रा परिवार की कोई परवाह नहीं है। वह तो मल्होत्रा परिवार को बस इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई। कोई हैरानी की बात नहीं है। मल्होत्रा परिवार के कार्यक्रम में उस परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। अब इससे सब कुछ समझ में आ रहा है। इश्की ने उस दिन की घटना को याद करते हुए सोचा। मुझे सब कुछ बताने के लिए थैंक यू, इश्की ने कहा। आखिरकार उसने ही उसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर किया था। सच्चाई जानने के बाद उसका काम बहुत आसान हो गया। आखिरकार उसे जैस्मिन की कमजोरी का पता चल गया था। तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे ही तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। इश्की की तरफ देखते हुए मिहिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किस लिए? वह थोड़ी उलझन में दिख रही थी। मुझे पता है कि मिस्टर सिंघानिया के सामने तुमने ही मेरे लिए अच्छे शब्द कहे होंगे, जिसकी वजह से ही फैक्ट्री फिर से पटरी पर आ गई। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिहिर ने कृतज्ञता से इश्की की ओर देखा। वह जानता था कि अगर इश्की न होती तो उसकी फैक्ट्री चल नहीं पाती। मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आई थी मैंने देखा था कि तुम उसमें कितनी मेहनत करते हो। संयोग से मेरा एक अच्छा दोस्त एक नया मेडिकल उपकरण ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें बनाने के लिए कहना चाहती हूँ। तुम इसके लिए मुझे दोषी तो नहीं ठहराओगे ना? इश्की ने मिहिर की तरफ देखा और उसे सब कुछ बता दिया कि उसने उसके लिए क्या किया था। ये मेरे लिए ही फायदेमंद है। मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें दोष क्यों दूंगा? क्या तुमने रोजाना फैक्ट्री ट्रकों को आते जाते नहीं देखा? ये सभी तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए ऑर्डर से भरे होते हैं। मिहिर बोलते हुए बहुत खुश लग रहा था। सचमुच? क्या वाकई इतने ऑर्डर है? इश्की को यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल। इश्की, बहुत समय हो गया है जब हमने साथ में खाना खाया था। क्या आज तुम फ्री हो? मिहिर ने उत्सुकता से इश्की को देखते हुए पूछा। हाँ, तो फिर चलो अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसने सुझाव दिया। जरूर, इश्की ने मिहिर की तरफ देखा। तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने के बाद यही वापस भेज दूंगी। मुझे यहाँ तक छोड़ना तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मिहिर ने इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरे लोगों को परेशान करे। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? मुझे तो बस 5 मिनट लगेंगे। इश्की ने हाथ हिलाते हुए उसे कार में बैठने का इशारा किया। मिहिर ने सीट बेल्ट बांधी, फिर इश्की ने कार स्टार्ट की और वह फैक्ट्री से बाहर निकल पड़े। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ब्लू रेस्टोरेंट, जहाँ हम पिछली बार गए थे, मिहिर ने सुझाव दिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे वह रेस्टोरेंट पसंद है? इश्की को लगा कि सिर्फ अयांश को ही पता होगा कि उसे वह रेस्टोरेंट पसंद है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिहिर को भी इसके बारे में पता होगा। मैंने यह बात तब देखी थी जब हमारी पिछली मुलाकात में तुम वहाँ आई थी। इश्की ने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार उन्होंने साथ में किस तरह से एंजॉय किया था। उसे एहसास हुआ कि ये काफ़ी समय पहले की बात थी। ये तो बहुत समय पहले की बात है न? इश्की ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कार में बातचीत जारी रही और कुछ देर बाद वे रेस्टोरेंट पहुंच गया। इश्की ने अपनी कार पार्क की और मिहिर के साथ अंदर चली गई। मैनेजर ने उन्हें देखा और तुरंत उनका स्वागत किया। इश्की और मिहिर ने बहुत सारी डिश ऑर्डर की और शांति से खाने लगे।
इश्की ने अपना वाइन का ग्लास उठाया और मिहिर की तरफ टोस्ट किया। तुम गाड़ी चलाकर यहाँ आए हो, तुम ड्रिंक कैसे पी सकती हो? मिहिर ने अचानक इश्की के ड्रिंक को देखते हुए पूछा। मैं किसी और से कहूंगी कि मुझे वापस छोड़ दे, चलो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। उसने ग्लास उठाया और इशारा किया। ठीक है। मिहिर ने उसकी बात सुनी और उसने भी ग्लास उठा लिया। मिहिर, किसी वजह से तुम विदेश में अपने प्रोडक्ट नहीं भेजना चाहते, क्या तुमने अपना मन बदल दिया है? इश्की ने अचानक मिहिर से पूछा। दरअसल मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए गए उत्पाद सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, हालांकि मुझे ये भी चिंता है कि अगर कभी यह बुरे इरादे वाले लोगों के हाथ लग गया तो वह इसका इस्तेमाल अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन उनमें से बहुत से अच्छे लोगों को भी उत्पाद की ज़रूरत है जिससे उनकी मदद हो और उन्हें फिर से जीने का मौका मिले। इश्की ने बहुत से घायल लोगों को उचित समय पर इलाज न मिलने के कारण मरते देखा था। उसे उम्मीद थी कि मिहिर अपना मन बदल लेगा ताकि उसके बनाए गए उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मिहिर को ऐसा लग रहा था कि उसे एक ऐसे कारण की आवश्यकता है जो विदेश में बेचने और ज़रूरतमंद लोगों की मदद न करने के लिए उपयुक्त हो। संकोच करना बंद करो। तुम्हें अपने उत्पाद इसलिए बनाए थे क्योंकि तुम लोगों की मदद करना चाहते थे। तुम उन लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिन्हें सचमुच इसकी ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें बस इस बात की चिंता है कि कुछ लोगों को यह नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें हमारे देश और बाकी देशों में इसकी पूरी क्षमता से उपयोग करना चाहिए। मिहिर ने सर झुका लिया और कुछ सोचने लगा। इश्की उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ज़्यादा दबाव मत डालो, चलो खाओ और बाद में वापस जाकर इसके बारे में सोचना। इश्की ने एक बार मिहिर की तरफ नज़र डाली, तभी मिहिर ने अचानक उसकी ओर देखा और बोला, तुम सही कह रही हो, मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ लोगों का डर है, मैं बाकी लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे इसकी कीमत भी बढ़ानी होगी। इश्की, मैंने मन बना लिया है, मैं इसकी बिक्री की जगह बढ़ाऊंगा, जहां के लोगों को भी उसकी ज़रूरत हो वह इसे ले पाएंगे। मिहिर ने गंभीरता से कहा। ये तो बहुत अच्छा विचार है, तो क्या हमें दुनिया भर में तुम्हारे उत्पाद को बढ़ाने के लिए जश्न मनाने के लिए एक और गिलास पीना चाहिए? इश्की ने उसकी तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोली। जरूर। मिहिर ने भी अपना ग्लास उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इश्की, तुम बहुत ज्यादा पी रही हो। मिहिर ने देखा कि वह कैसे एक के बाद एक गिलास पी रही है, इसलिए उसने डरते हुए कहा, सच में इतनी कम शराब मुझे नहीं रोक सकती। इश्की को थोड़ा नशा होने लगा था, लेकिन उसने इस बात पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे थोड़ा बुरा लगा जब उसे अयांश के चेहरे पर लिपस्टिक का दाग याद आया। शायद बुरे मूड में कोई जल्दी नशे में आ जाता है। इश्की डिनर के बाद कोमल का नंबर डायल करना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने हेमंत को कॉल कर दिया। कोमल, मैं ब्लू रेस्टोरेंट में हूँ, मुझे लेने आओ। कॉल कनेक्ट होते ही इश्की बोल पड़ी। हेमंत तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। लगता है वह मेरे बिना ही रेस्टोरेंट में खाने चली गई। कितनी अजीब बात है, उसे मेरा ख्याल सिर्फ तभी आता है जब उसे मदद की ज़रूरत होती है। वह मुझे अपने साथ खाने के लिए क्यों नहीं ले गई? हेलो कोमल। इश्की ने कोमल का नाम कई बार पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे लगा कि कोमल ने उसकी बात सुन ली होगी, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। मिहिर, चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, कोमल थोड़ी देर में आ जाएगी, इश्की ने मिहिर से कहा और फिर उसने पानी पीना जारी रखा। अचानक मिहिर ने उसका हाथ रोक और बोला, अरे यह पानी नहीं है, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो? रुक जाओ। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा और पीने में कोई मनाही नहीं है। वैसे मिहिर, तुम्हें मेरे ऑफिस आना चाहिए, तुम्हें सचमुच उस जगह से प्यार हो जाएगा, इश्की ने एक मुस्कान के साथ कहा। सचमुच? मैंने मिस्टर सिंघानिया को इसके बारे में पहले भी बात करते सुना है, लेकिन तुम किस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मिहिर ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। वहां पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मिहिर ने उसे उलझन में देखा। जब वह अभी बातचीत कर ही रहे थे तभी हेमंत अचानक उनके सामने आ गया। उसने इश्की की ओर देखा और फिर मिहिर से पूछा, उसे क्या हुआ है? उसने इतनी ड्रिंक क्यों की है? हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और वह उस पल खो गई। तुम देख सकते हो कि उसने बोतल खाली कर दी है, मिहिर ने हेमंत की तरफ देखकर उसे समझाया। हेमंत ने इश्की को असहाय भाव से देखा और मिहिर से बोला, चलो मैं तुम लोगों को वापस भेज देता हूँ। ये कहकर उसने इश्की को सीधे अपनी बाहों में उठाया और कार की ओर चल पड़ा जो बाहर खड़ी थी। हेमंत ने इश्की को पीछे की सीट पर बिठाया और मिहिर के साथ कार में बैठ गया। फिर वह रेस्टोरेंट से निकल पड़े।